यह समझ विकसित हुई कि जल आपूर्ति इजराइल के विभिन्न हिस्सों में जीवन की कुंजी है। इसी के चलते इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना राष्ट्रीय जलवाहक का गठन किया गया। दशकों तक एक ही झील ने लगभग पूरे इजराइल को जल की आपूर्ति की, घरों, खेतों और शहरों को चुपचाप पानी पहुंचाया। लेकिन जब इसका पानी कम होने लगा तो दहशत फैल गई। यरूशलेम में पानी लाना इतिहास के आरंभिक काल से ही एक ऐतिहासिक समस्या रही है। हजारों साल बाद आप ठीक उसी समस्या को इतने बड़े पैमाने पर हल कर रहे हैं। देश की जीवन रेखा मर रही थी और समय तेजी से बीत रहा था। तभी एक ऐसा साहसिक विचार आया जो असंभव सा लग रहा था। यहां एक अनोखी परियोजना चल रही है जिसमें झील से पानी निकालने के बजाय कृत्रिम रूप से तैयार किए गए ताजे पानी को वापस झील में डाला जा रहा है। समुद्र के पानी को ऊपर की ओर बहने दो। पहाड़, गर्मी, दूरी, इनमें से किसी का कोई महत्व नहीं। इजराइल 1 अरब घन मीटर समुद्री जल को खारेपन से मुक्त करेगा और इससे जनसंख्या वृद्धि सहित भविष्य की सभी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। लेकिन आप समुद्र को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर कैसे उठा सकते हैं? और क्या होगा जब आपका पूरा देश इस पर निर्भर हो? अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इसका उत्तर यह बताता है कि क्यों आधी दुनिया अब इजराइल की रणनीति का अनुकरण कर रही है। वह हृदय जो राष्ट्र को पोषण देता है। मानचित्र पर किन्नरेट झील छोटी सी दिखती है, मुश्किल से 12 मील लंबी और 8 मील चौड़ी। लेकिन अगर इसे हटा दिया जाए तो इजराइल कुछ ही महीनों में ढह जाएगा। गलीली सागर के नाम से जानी जाने वाली यह शांत अंतर्देशीय झील पूरे राष्ट्र का धड़कता दिल है। यह बात शायद भ्रामक लगे, लेकिन गलीली सागर वास्तव में एक सागर नहीं है। यह एक मीठे पानी की झील है और यह पृथ्वी पर सबसे निचली मीठे पानी की झील है। जब 1948 में इजराइल एक देश बना तो अस्तित्व का मतलब सीमाओं या राजनीति से कहीं अधिक था। इसका मतलब था पानी। वर्षा कम होने और रेगिस्तान के विस्तार के साथ सरकार ने महसूस किया कि भूमि को उपजाऊ बनाए रखने का एकमात्र तरीका पहाड़ों के पार और पृथ्वी की सबसे शुष्क मिट्टी से होकर पानी को ऊपर की ओर ले जाना था। 1950 और 60 के दशक में इजराइल ने आधुनिक इतिहास की सबसे साहसिक अवसंरचना परियोजनाओं में से एक राष्ट्रीय जलवाहक परियोजना शुरू की। वे जितना भी अतिरिक्त पानी उत्पादित कर रहे हैं, हम उसे राष्ट्रीय जलवाहक प्रणाली के माध्यम से उत्तर की ओर ले जाकर गलीली सागर तक पहुंचा सकेंगे। इस परियोजना में देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% हिस्सा खर्च हुआ। श्रमिकों ने ठोस चट्टानों को काटकर 80 मील से अधिक लंबी सुरंगें, पाइप और पंपिंग स्टेशन बनाए। चूना पत्थर को विस्फोटित करके एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जो समुद्र तल से सैकड़ों फीट ऊपर पानी उठा सकती थी। जब यह परियोजना 1964 में शुरू हुई तो यह एक राष्ट्रीय उपलब्धि थी। किन्नरेट झील का पानी दक्षिण की ओर बहता था, जिससे बंजर नेगेव क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो जाता था और धूल जीवन में परिवर्तित हो जाती थी। अपने चरम पर यह झील प्रतिवर्ष 105 अरब गैलन से अधिक पानी की आपूर्ति करती थी, जो इजराइल की कुल जल खपत का लगभग आधा था। इस एक झील ने शहरों को विकसित किया, खेतों को समृद्ध बनाया और उद्योगों को फलने फूलने में मदद की। यह महज जल स्रोत से कहीं अधिक बन गया। यह सहन शक्ति, सूझबूझ और अस्तित्व का प्रतीक था। लेकिन जिस तरह हर दिल लंबे समय तक बहुत जोर से धड़कता है, उसी तरह इस पर भी तनाव के लक्षण दिखने लगे। जलस्तर गिरने लगा, तटरेखा पीछे हटने लगी
मछुआरे पानी को मैला होते हुए देखते रहे और पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होने लगा। किन्नरेट झील से जितना अधिक पानी निकाला जाता था, उतनी ही तेजी से उसे नष्ट किया जा रहा था और किसी को भी इस तबाही का आभास नहीं हुआ जब तक कि झील स्वयं मरने नहीं लगी। जब धमनियों से खून बहना शुरू हुआ। 2001 तक वैज्ञानिक अविश्वास से अपने उपकरणों को घूर रहे थे। उनके सामने चमकते आंकड़ों का मतलब था कि इजराइल का मुख्य जल स्रोत खतरे के दायरे में आ गया था और इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गलीली सागर में पिछले 15 वर्षों से सूखा पड़ा था। पानी का स्तर बहुत ही कम हो गया था, इतना कि आप गलीली सागर तक जा सकते थे। दशकों तक किन्नरेट झील का जल स्तर समुद्र तल से 686 से 689 फीट के बीच स्थिर बना रहा। 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। झील का जल स्तर बढ़ता रहा, देश का विकास होता रहा और संतुलन बना रहा। लेकिन 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक वर्षा में कमी आने लगी। साल दर साल तटरेखा पीछे हटती चली गई और इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण जलधारा सूखने लगी। 2001 में झील का जलस्तर उस स्तर तक पहुंच गया जिसे इंजीनियरों ने निचली लाल रेखा कहा, यानी समुद्र तल से 699 फीट नीचे। यह एक चेतावनी थी कि पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो रहा है। जैसे जैसे पानी का स्तर कम होता गया, समुद्र तल से नमक सतह पर आने लगा और झील को नीचे से दूषित करने लगा। कभी मीठा रहने वाला पानी खारा हो गया, मछलियों की संख्या में भारी गिरावट आई और शोधकर्ताओं को आशंका थी कि कुछ ही वर्षों में किन्नरेट एक ऐसा खारा तालाब बन जाएगा जिसका पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। बेहद गंभीर स्थिति, बेहद मुश्किल हालात, वैश्विक तापक्रम और जलवायु परिवर्तन, इन सब ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया। और जब तक हम किन्नरेट जॉर्डन नदी को अधिक पानी उपलब्ध करा सकते हैं, तब तक हम ऐसा कर सकते हैं। गणितीय गणना ने इंजीनियरों को परेशान कर दिया था। मात्र 4 इंच की गिरावट का मतलब था 528 मिलियन गैलन पानी का नुकसान, जो पूरे शहरों को पानी की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त था। पानी के हर एक इंच के गायब होने से सरकारी दफ्तरों में दहशत फैल गई। उनके सामने एक मुश्किल विकल्प था, या तो पानी निकालना जारी रखें और झील को नष्ट कर दें, या फिर पानी निकालना बंद कर दें और देश को बर्बाद करने का जोखिम उठाएं। हालात तब और बिगड़ गए जब किन्नरेट झील का मुख्य स्रोत जॉर्डन नदी सूखने लगी। लेबनान और सीरिया में बने बांधों ने उत्तरी प्रवाह को रोक दिया और पूरा जलक्षेत्र ढहने लगा। 2008 तक झील का जलस्तर काली रेखा से नीचे समुद्र तल से 705 फीट नीचे चला गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। पंपिंग स्टेशन मुश्किल से काम कर रहे थे, नावें फटी हुई जमीन पर फंसी पड़ी थीं और पेड़ों की जड़ें, जो कभी पानी के नीचे थीं, धूप में टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थीं। अखबारों में किन्नरेट कगार पर जैसी सुर्खियां छपी थीं। सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? इजराइल चारों ओर से रेगिस्तान और चट्टानों से घिरा हुआ था और पास में केवल एक विशाल जल निकाय था, भूमध्य सागर। क्षितिज पर यह नीले रंग में चमक रहा था, अनंत और अछूता, क्योंकि इसके खारेपन ने इसे बेकार बना दिया था। हर कोई सोचता था कि भूमध्य सागर ही इसका समाधान है, लेकिन एक बड़ी समस्या थी जिसने इसे पूरी तरह से अनुपयोगी बना दिया था। अगर आपको यह कहानी इतनी अजीब लग रही है तो लाइक बटन दबा दें, क्योंकि उन्होंने जो समाधान निकाला है वह इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। असंभव समाधान।
किसी को विश्वास नहीं था कि यह कारगर होगा। भूमध्य सागर का समुद्री जल किन्नरेट झील में डालना पीने के पानी के एकमात्र स्रोत में जहर डालने जैसा होगा। नमक ही इसे नष्ट कर देता। फिर भी किसी तरह इजराइल ने असंभव को न केवल संभव बनाया बल्कि उसे शानदार भी बना दिया। हमारे पास पानी नहीं था, कोई बात नहीं, हमने जल प्रौद्योगिकी विकसित कर ली। इजराइल के सामने एक समस्या स्पष्ट थी। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, लगभग 35,000 भाग प्रति मिलियन। मीठा पानी इसकी एक छोटी सी मात्रा ही सहन कर सकता है। किन्नरेट नदी में खारा पानी डालने से वह जहरीली हो जाती। इसलिए इंजीनियरों को भूमध्य सागर के खारे पानी को स्थानांतरित किए बिना उसे स्थानांतरित करने का एक तरीका खोजना पड़ा। यह सफलता 2013 से 2018 के सूखे के दौरान मिली, जो दशकों में सबसे भीषण था, जब विशेषज्ञों ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो सुनने में हास्यास्पद लग रहा था: देश की पूरी राष्ट्रीय जलवाहक प्रणाली को उलट देना। किन्नरेट से पानी निकालने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली अब उसे वापस किन्नरेट में धकेलने का काम करेगी। यह योजना बेहद साहसिक थी। वे भूमध्य सागर से समुद्री जल लेंगे, पहले उसे शुद्ध करेंगे और फिर उसे देश भर में पहाड़ियों के ऊपर पंप करके सूख रही झील को फिर से भरेंगे, जो जल प्रणाली के लिहाज से पहाड़ पर पानी चढ़ाने के बराबर था। इस योजना को कारगर बनाने की कुंजी पहले से ही इजराइल के पास थी। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया में वे 2 दशकों से अधिक समय से विश्व में अग्रणी रहे हैं। 2005 में खोला गया अश्केलोन खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र उस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा था, जो प्रतिवर्ष लगभग 34 अरब गैलन पानी का उत्पादन करता था। फिर 2013 में सोरेक संयंत्र स्थापित हुआ, जो उससे भी बड़ा था और लगभग 40 अरब गैलन वार्षिक जल उत्पादन करने में सक्षम था। तटवर्ती क्षेत्रों में कुल 5 संयंत्रों के साथ देश अब प्रतिवर्ष 145 अरब गैलन से अधिक शुद्ध जल का उत्पादन कर सकता है, जो पूरे देश की आवश्यकता से कहीं अधिक है। इस प्रक्रिया के केंद्र में रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक है, जो समुद्री जल को अतिसूक्ष्म झिल्लियों से गुजारती है और नमक के प्रत्येक अणु को अलग कर देती है। इससे जो पानी निकलता है वह इतना शुद्ध होता है कि उसे खनिज पदार्थों से युक्त करना पड़ता है। उसमें थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलाया जाता है ताकि वह पाइपों को खराब न करे या उसका स्वाद फीका न पड़े। फिर संतुलन बनाने का काम शुरू हुआ। इंजीनियरों ने इजराइल के तट पर स्थित विलवणीकरण संयंत्रों को पुरानी राष्ट्रीय जल आपूर्ति प्रणाली से जोड़ा। शक्तिशाली पंप और नियंत्रण केंद्र 24 घंटे किन्नरेट की लाल और काली रेखाओं की निगरानी करते थे। जब भी झील का जल स्तर बहुत कम हो जाता या बारिश का मौसम विफल हो जाता, तो सिस्टम स्वचालित रूप से उलट जाता, जल निकासी बंद कर देता और खारे पानी को वापस ऊपर की ओर धकेल देता। इतिहास में पहली बार मनुष्य न केवल नदियों का मार्ग बदल रहे थे या धाराओं की दिशा बदल रहे थे, बल्कि वे समुद्र को ऊपर की ओर भेज रहे थे। यह उपलब्धि वाकई चौंकाने वाली थी। इजराइल प्राकृतिक झील को बचाने के लिए समुद्र के पानी को पहाड़ पर चढ़ाने वाला धरती का पहला देश बन गया। लेकिन पानी को ऊपर की ओर बहाना इतना आसान नहीं है जितना कि एक बटन दबाना। उन्हें देश की पूरी संचार प्रणाली का पुनर्निर्माण करना था और इसमें उन्हें लगभग $300 मिलियन का खर्च आएगा। जल उत्खनन का निर्माण पुराने पंप 60 से अधिक वर्षों तक पानी को ढलान की ओर धकेलने के लिए बनाए गए थे और अब इंजीनियरों को उन्हें ठीक विपरीत कार्य करने के लिए तैयार करना था। हर एक गैलन पानी के लिए गुरुत्वाकर्षण से लड़ना, जबकि किन्नरेट के अस्तित्व के लिए समय तेजी से बीत रहा था।
इजराइल की पूरी राष्ट्रीय जलवाहक प्रणाली को केवल एक ही दिशा में चलने के लिए डिजाइन किया गया था। पंप केवल नीचे की ओर के दबाव को ही संभाल सकते थे। पाइप बहुत संकरे थे और स्टेशन इस तरह से व्यवस्थित थे कि गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग हो, प्रतिरोध नहीं। इसे उलटने का मतलब था देश की जल प्रणाली को पूरी तरह से पुनर्निर्मित करना। निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ। इंजीनियरों ने जिसे वाटर एलिवेटर नाम दिया, उसके निर्माण में लगभग 900 मिलियन शेकेल, लगभग 270 मिलियन डॉलर और 4 साल का अथक परिश्रम लगा। इस परियोजना के तहत भूमध्य सागर के तट से उत्तरी इजराइल के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों से होते हुए नई पाइपलाइनें बिछाई गईं, जो प्राचीन जैतून के बागों, पथरीली पहाड़ियों और उन खड़ी ढलानों को काटती थीं जहां कभी सड़कें नहीं थीं। इस विशाल परियोजना के केंद्र में झालमान जलाशय था, जो नई प्रणाली का धड़कता दिल था। यहां भूमध्य सागर का पानी किन्नरेट में प्रवेश करने से पहले रुकता, स्थिर होता और संतुलित होता था। जलाशय ने दबाव को संतुलित किया, प्रवाह को स्थिर किया और यह सुनिश्चित किया कि छोड़े जाने से पहले प्रत्येक बूंद सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मानकों को पूरा करे। पुराने राष्ट्रीय जलवाहक के समानांतर एक नई 5.4 फुट चौड़ी स्टील पाइपलाइन बिछाई गई है, जहां अब इतिहास उल्टा चल रहा है। दर्जनों मील लंबे कनेक्शन, मजबूत खंड बदले गए, वॉल्व और उन्नत सबस्टेशन इस बदलाव को निर्बाध बनाते हैं। एन हेरोड के पास स्थित एक नया उच्च शक्ति वाला पंपिंग स्टेशन अब मुख्य जल निकासी प्रदान करता है, जबकि मार्ग में स्थित छोटे-छोटे स्टेशन अतिभार को रोकने के लिए स्थिर जल स्तर बढ़ाते हैं, जिससे एक सटीक यांत्रिक सीढ़ी का निर्माण होता है। प्रत्येक स्तर भूमध्य सागर के पानी को ऊपर की ओर धकेलता है, जब तक कि वह अंततः किन्नरेट के किनारे तक नहीं पहुंच जाता। इस प्रणाली का उद्घाटन 2022 में हुआ था, हालांकि यह 2023 के मध्य तक चालू हो गई थी। पूर्ण पैमाने पर जल निकासी की शुरुआत शरद ऋतु 2024 में हुई, जो एक सदी की सबसे शुष्क सर्दियों के कारण हुई, जब किन्नरेट अपने संकटकालीन लाल निशान के करीब पहुंच गया था। जल प्राधिकरण के नियंत्रण केंद्र से एक आदेश मिलते ही पंप चालू हो उठे। पहली बार खारेपन से मुक्त किया गया समुद्री जल अंतर्देशीय यात्रा पर निकला, पहाड़ियों और सुरंगों से होते हुए इजराइल की मीठे पानी की प्रणाली के केंद्र तक पहुंचा। ठीक इसी क्षण भूमध्य सागर ऊपर की ओर बह रहा है। जब परिचालन अपने चरम पर होता है तो लगभग 5000 घन मीटर यानी लगभग 13 लाख गैलन खारे पानी को मीठा करके किन्नरेट झील में प्रति घंटे ऊपर की ओर बहाया जाता है। यह पानी झालमान धारा के माध्यम से प्रवेश करता है, जिससे पहले सूखे पड़े नदी तल में साल भर निरंतर जल प्रवाह बना रहता है। इस तरह इजराइल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो किसी अन्य देश ने पहले कभी नहीं किया था। समुद्री जल का उपयोग करके एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील को संरक्षित करना। लेकिन बात यह है कि खारे पानी को मीठा करके ऊपर की ओर पंप करना तो आधी कहानी है, क्योंकि इजराइल ने पाया कि जिस पानी को वे फेंक रहे थे वह वास्तव में तरल सोना था। वह जल जिसे नया जीवन मिला है और उसकी हर बूंद के पीछे का दर्शन। अब यह पीने का पानी है और सीधे राष्ट्रीय जल प्रणाली में बहता है। यह मात्र 40 मिनट पहले समुद्र का पानी था। इजराइल अपने अपशिष्ट जल का 90% पुनर्चक्रण करता है, जो सुनने में तो प्रभावशाली लगता है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, तो बात कुछ और ही हो जाती है। इससे यूरोप लापरवाह और संयुक्त राज्य अमेरिका
पाषाण युग में जी रहा प्रतीत होता है। यूरोप में लगभग 30% की बचत होती है। अमेरिका में तो 10% तक पहुंचना भी मुश्किल है। लेकिन इजराइल में घर कारखाने या खेत से निकलने वाली लगभग हर बूंद को इकट्ठा किया जाता है, साफ किया जाता है और फिर से इस्तेमाल किया जाता है। पुनर्चक्रित किया गया प्रत्येक गैलन किन्नरेट के नाजुक हृदय से निकलने वाले पानी की मात्रा को कम करता है। यह पुनः उपयोग किया गया पानी जमीन को सींचता है। जो पानी कभी सीवेज के रूप में बहता था, अब उससे गेहूं के खेत, नींबू के बाग और रेगिस्तान में फैले अंगूर के बाग सींचे जाते हैं। रेत में फूल खिलते हैं क्योंकि अपशिष्ट जल को एक नया जीवन मिल जाता है। इस परिवर्तन के केंद्र में शफदान अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है, जो तेल अवीव और रिशोन लेजियन के बीच स्थित है। 1980 के दशक की शुरुआत से कार्यरत यह संयंत्र प्रतिदिन 20 लाख से अधिक लोगों के अपशिष्ट का प्रसंस्करण करता है। लगभग 9 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन इसके तंत्र से होकर गुजरता है, जो यांत्रिक फिल्टर, जैविक उपचार और अंत में रेत और मिट्टी के धीमी गति से शुद्धिकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। रेहोवोट और नेस जियोना के पास रेतीले मैदानों में उपचारित पानी भूमिगत रूप से रिसता है और प्राकृतिक फिल्टरों से गुजरते हुए स्वच्छ उपयोग योग्य पानी के रूप में पुनः प्रकट होता है। वहां से शुद्ध किया हुआ पानी राष्ट्रीय जल प्राधिकरण के 150 से अधिक उपचार संयंत्रों के नेटवर्क के माध्यम से दक्षिण की ओर जाता है। ये सभी संयंत्र मिलकर नेगेव क्षेत्र के खेतों को प्रतिवर्ष 37 अरब गैलन पानी की आपूर्ति करते हैं। कभी अभाव का प्रतीक रहा, यह रेगिस्तान अब फल और अनाज उगाता है। इजराइल की जल प्रयोगशालाओं में अपशिष्ट जल के रूप में इस्तेमाल होने वाले इस पुनः उपयोग किए गए पानी की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन दर्जनों मापदंडों की जांच की जाती है। जल प्राधिकरण गर्व से कहता है, हमारे पास अपशिष्ट जल नहीं, पुनः उपयोग किया हुआ जल है। लेकिन केवल पुनर्चक्रण से ही इजराइल को बचाया नहीं जा सकता, इसके पीछे की विचारधारा भी जरूरी है। इजराइल में पाइपलाइनों में 5% पानी का नुकसान स्वीकार्य माना जाता है, लेकिन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लगभग 30% पानी किसी तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है और कोई भी चिंतित नहीं दिखता। जिस देश में बारिश कम होती है और नदियां भी कम हैं, वहां पानी को मुद्रा की तरह माना जाता है। हर बूंद मायने रखती है। हर एक बूंद का रिसाव राष्ट्रीय बजट के लिए नुकसान है। हिसाब किताब बेहद जटिल है। कम वर्षा, सीमित प्राकृतिक संसाधन और बढ़ती जनसंख्या के कारण व्यवस्था में बर्बादी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तात्कालिकता ने पृथ्वी पर सबसे कुशल वितरण नेटवर्कों में से एक को जन्म दिया। पूरे देश में सेंसर वास्तविक समय में पानी के दबाव और प्रवाह पर नजर रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाल्व तुरंत समायोजित हो जाते हैं और रिसाव होने पर कुछ ही मिनटों में अलर्ट जारी हो जाता है। इजराइल में टूटे हुए पाइप की मरम्मत करना रखरखाव नहीं, बल्कि जीवन मरण का सवाल है। इस सोच ने जल प्रबंधन को एक जीवंत विज्ञान में बदल दिया, जहां इंजीनियर पूरे नेटवर्क को एक जैविक प्रणाली की तरह मानते हैं, जिसकी निगरानी, पोषण और स्वास्थ्य बनाए रखना आवश्यक है। दशकों पहले 20वीं शताब्दी के मध्य में इसी दर्शन ने कृषि में एक क्रांति ला दी थी। इजरायली किसानों ने ड्रिप सिंचाई का आविष्कार किया, जो इतनी सरल और शक्तिशाली प्रणाली थी कि इसने दुनिया को बदल दिया। पूरे खेतों में पानी भरने के बजाय यह पानी को बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे वाष्पीकरण और पानी की बर्बादी रुकती है। बाद में नेताफिम कंपनी ने इस आविष्कार को एक वैश्विक आंदोलन में बदल दिया।
जिसने स्पेन से लेकर भारत तक के सूखे खेतों को बदल दिया है। ये प्रणालियां अब स्मार्ट सिंचाई नेटवर्क में विकसित हो चुकी हैं। मिट्टी में दबे सेंसर नमी को मापते हैं, जबकि उपग्रह और एल्गोरिदम सटीक रूप से गणना करते हैं कि प्रत्येक पौधे को कब और कितना पानी चाहिए। इसका परिणाम यह है कि सटीक खेती से फसल की पैदावार कम किए बिना पानी की खपत 40% से अधिक कम हो जाती है। यह सिद्धांत घरों तक भी पहुंचता है। शावर और वॉशिंग मशीन के पानी का पुनः उपयोग बगीचों में किया जाता है। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि ब्रश करते समय नल बंद करें। इस्राएलियों के लिए पानी बचाना कोई नियम नहीं, बल्कि जीवन शैली है। एक कहावत है, हम पानी बचाते नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करते हैं। कचरे को धन में बदलकर और हर बूंद को कीमती मानकर इजराइल ने किन्नरेट झील से आने वाले भारी मात्रा में मीठे पानी को मुक्त कर दिया, जिससे झील को फिर से पनपने और सांस लेने का मौका मिला। अगर यह कहानी आपको आश्चर्यचकित कर रही है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह देखने की जरूरत है कि जब कोई देश हार मानने से इनकार करता है तो क्या संभव हो सकता है। और ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि इजराइल ने पानी पर ही विजय प्राप्त कर ली है, उसने एक और भी महत्वपूर्ण चीज की ओर रुख किया, यानी भोजन उगाने के तरीके की बुनियाद को ही फिर से परिभाषित करना। जब प्रकृति अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो रोबोट आगे आ जाते हैं। पूरे इजराइल में मधुमक्खियों की मधुर भिनभिनाहट फीकी पड़ रही है, उनकी संख्या घट रही है और उनके बिना एवोकाडो, बादाम और ब्लूबेरी जैसी फसलें कुछ ही मौसमों में दुकानों से गायब हो जाएंगी। लेकिन आपदा के आगे हार मानने के बजाय इजरायली इंजीनियरों ने प्रकृति से भी आगे सोचने का फैसला किया और ऐसे रोबोट बनाए जो मधुमक्खियों से भी बेहतर परागण कर सकते हैं। दशकों से किसान नर और मादा फूलों के बीच के नाजुक समय के अंतर को पाटने के लिए परागणकर्ताओं पर निर्भर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एवोकाडो के पेड़ दिन भर अलग अलग चरणों में खिलते हैं, इसलिए फल लगने के लिए सटीक पर परागण आवश्यक है। लेकिन जैसे जैसे लू सर्दी और शुष्क हवाओं का मिजाज अनिश्चित होता जा रहा है, मधुमक्खियां अपना नियमित चक्र खो रही हैं। कभी बहुत जल्दी तो कभी बहुत देर से निकल रही हैं। भौरे जो कभी भरोसेमंद सहारा थे, अब दुर्लभ हो गए हैं। अचानक दुनिया की सबसे उन्नत कृषि प्रणालियां भी कीटों के भरोसे ही रह गईं। पेश है याहाव 2400, जिसे इजरायली स्टार्टअप ब्लूमेक्स ने बनाया है। यह उड़ता या भिन भिनाता नहीं है, बल्कि चलता है। याहाव 2400 ब्लूमेक्स द्वारा विकसित एक रोबोटिक परागण मंच है, जो एवोकाडो और बादाम जैसी फसलों के परागण में सहायता के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक तकनीक का उपयोग करता है। यह मधुमक्खियों की तरह काम करता है और पराग को धीरे धीरे स्थानांतरित करके फलने फूलने की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें ऊंचाई को समायोजित करने के लिए एक दूरबीननुमा पोल है, असमान सतह के लिए झुकाव को संतुलित करने की क्षमता है और इष्टतम परागण समय निर्धारित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। यह छोटा रोबोट एवोकाडो के पेड़ों की पंक्तियों के बीच चुपचाप चलता है। इसकी यांत्रिक भुजाओं के सिरे पर कोमल विद्युत स्थैतिक तंतुओं की मदद से एक हल्का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे ही यह प्रत्येक फूल के पास से गुजरता है, परागकण स्वाभाविक रूप से तंतुओं से चिपक जाते हैं और ठीक उसी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक मधुमक्खी करती है। याहाव 2400 सिर्फ एक परागणकर्ता से कहीं अधिक है। यह एक निर्णय लेने वाला यंत्र है। इसके आंतरिक सेंसर वास्तविक समय में आर्द्रता, तापमान और फूलों की परिपक्वता को मापते हैं। कैमरे हर फूल को स्कैन करते हैं, यह पहचानते हुए
कि किन फूलों का उपचार हो चुका है और कौन से फूल अभी खिल रहे हैं। एक रोबोट एक ही दिन में मधुमक्खियों के पूरे छत्ते का काम कर सकता है और यह कभी रुकता नहीं है। 24 घंटे काम करते हुए यह गणितीय सटीकता के साथ परागण की प्राचीन प्रक्रिया को अंजाम देता है। ब्लूमेक्स का कहना है कि उनका लक्ष्य मधुमक्खियों को पूरी तरह से नष्ट करना नहीं, बल्कि उनका समर्थन करना है, ताकि प्रकृति के विफल होने पर तकनीक उनकी जगह ले सके। इजराइल की नाजुक जलवायु में याहाव 2401 मशीन से कहीं अधिक बन गई है। यह फसलों की रक्षक है और यह इस बात का आश्वासन देती है कि खाद्य सुरक्षा अब आकस्मिक परागण पर निर्भर नहीं रहेगी। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम आता है लाखों फलों को खराब होने से पहले तोड़ना। और यहीं से इजराइल के खेत किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्यों जैसे लगने लगते हैं। कृषि क्रांति जो कभी नहीं रुकती। फसल काटना बेहद मेहनत का काम है। सेब, आड़ू और नेक्टेरिन जल्दी पकते हैं और जल्दी खराब भी हो जाते हैं और किसानों को इन्हें तोड़ने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं मिल पाते। इजराइल ने इस समस्या का समाधान स्वायत्त उड़ने वाले ड्रोन और बुद्धिमान रोबोटों की मदद से किया है, जो दिन रात बिना किसी फल को नुकसान पहुंचाए फसलों की कटाई करते हैं। टेविल एरोबॉटिक्स टेक्नोलॉजीज ने ऐसे ड्रोन डिजाइन किए हैं जो एक समन्वित टीम के रूप में काम करते हैं। ये ड्रोन केबलों के माध्यम से एक जमीनी प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं जो मुख्य केंद्र का काम करता है। इन प्लेटफॉर्म पर लगे कैमरे और सेंसर पेड़ों की ऊपरी शाखाओं को स्कैन करते हैं, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रत्येक फल की परिपक्वता, आकार और गुणवत्ता का विश्लेषण करती है। मुलायम ग्रिपर या वैक्यूम की मदद से फलों को सावधानीपूर्वक उठाया जाता है और अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले उन्हें तुरंत कंटेनरों में रख दिया जाता है। ये ड्रोन कभी थकते नहीं और लगातार काम करते रहते हैं। चिली में यूनिफाई ग्रुप के साथ किए गए परीक्षणों से साबित हुआ कि इनकी सटीकता और गति मानव फल तोड़ने वालों के बराबर है। अब ये रोबोट कई फसलों जैसे बेर, नाशपाती और खट्टे फलों को संभाल सकते हैं, जिससे बाग लगभग स्वप्रबंधित हो गए हैं। ग्रीन हाउस के अंदर मेरापी मोशन ग्रो जैसे रोबोट नाजुक सब्जियों को संभालते हैं। दोहरी भुजाओं, त्रिआयामी दृष्टि और कैमरों से लैस प्लेटफार्मों का उपयोग करके पके फलों को पहचानते हैं, छंटाई करते हैं, पौधों को पतला करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। यह सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्देशित होता है, जो उलझी हुई शाखाओं या छिपे हुए फलों को संभालती है। इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। मानव श्रम में 90% तक की कमी और उत्पादन लागत में 50% तक की गिरावट आई है, जिससे ग्रीन हाउस लगभग पूरी तरह से स्वचालित पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गए हैं। अब खेत जीवित मशीनों की तरह चलते हैं, जिनमें रोबोट वे सभी काम करते हैं जो कभी मनुष्य करते थे। फूलों के परागण से लेकर फल तोड़ने और जल अणुओं के प्रबंधन तक इजराइल हर संसाधन संबंधी चुनौती को रोबोटों की जिम्मेदारी में बदल रहा है। और यह सब एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो जीवन यापन के नियमों को फिर से परिभाषित कर रही है। इजराइल के जल संकट से सबक, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक उपभोग के कारण अगले 50 वर्षों में पृथ्वी के अधिकांश देशों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। अनुमान बताते हैं कि 2030 तक दुनिया का आधा हिस्सा जल संकट का सामना कर सकता है और 2050 तक दुनिया की 80% से अधिक कृषि भूमि में जल की कमी बढ़ने की आशंका है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा होगा। लेकिन अधिकांश देश बारिश का इंतजार करेंगे, जबकि इजराइल पहले से ही संभावनाओं के नए नियम बना रहा है। भूमध्य सागर का पानी ऊपर की ओर बह रहा है, अपशिष्ट जल का पुनर्जीवन हो रहा है
रोबोट प्रकृति की जगह ले रहे हैं और हर बूंद की निगरानी की जा रही है। देश के जल बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर लगभग 30 करोड़ डॉलर खर्च करने से एक राष्ट्रीय आपदा को टाला जा सका। किन्नरेट झील में 2008 में जब जल स्तर -705 फीट तक गिर गया था, तब आया संकट। अब बीती बात हो गई है। आज झील स्वस्थ, स्थिर और समृद्ध है। इसका सकारात्मक प्रभाव निर्विवाद है। झील को बचाने से कृषि बच गई, जिससे अर्थव्यवस्था बच गई और देश बच गया। इजरायली तकनीक ड्रिप सिंचाई, विलवणीकरण और सटीक निगरानी का उपयोग कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और चीन के उन हिस्सों में भी हो रहा है जो इसी तरह के जल संकट का सामना कर रहे हैं। देश केवल देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि वे इजरायली प्रणालियां खरीद रहे हैं, इजरायली इंजीनियरों को नियुक्त कर रहे हैं और इजरायली रणनीतियों की नकल कर रहे हैं। लेकिन यहां फर्क है। अधिकांश देश जल संकट उत्पन्न होने के बाद ही प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि इजरायली इंजीनियर उनके आने से पहले ही वहां मौजूद होते हैं। जल प्राधिकरण के पास पहले से ही 2075 तक की एक व्यापक योजना है, जिसमें मध्य पूर्व में वर्षा में होने वाली कमी का अनुमान लगाया गया है और दशकों पहले ही बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। रिवर्स कैरियर सिस्टम के बिना इजराइल को एक दशक के भीतर निकासी स्तर की जल कमी का सामना करना पड़ता। इसके विपरीत उनके पास पर्याप्त जल है। अभी इसी क्षण भूमध्य सागर का 13 लाख गैलन समुद्री जल पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए पंपिंग स्टेशनों और जलाशयों से ऊपर की ओर बह रहा है। पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए इजराइल के धड़कते दिल को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जो पानी 40 मिनट पहले भूमध्य सागर के तटों से टकरा रहा था, वह अब शुद्ध ताजे पानी के रूप में किन्नरेट झील में प्रवेश कर रहा है। लगभग सूख चुकी यह झील मानव की प्रतिभा और हार न मानने के दृढ़ संकल्प के कारण बूंद बूंद करके, गैलन गैलन करके पुनर्जीवित हो रही है। यह महज इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि एक दर्शन है। अगर जल युद्ध ही भविष्य का निर्धारण करेंगे, तो इजराइल ने प्रकृति से लड़कर नहीं, बल्कि प्रकृति को अपने लिए काम में लाकर जल के साथ शांति स्थापित की। उन्होंने समुद्र को पहाड़ पर नहीं चढ़ाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि जब जीवन मरण का सवाल हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। और शायद यही अब तक की सबसे क्रांतिकारी उपलब्धि है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जल संकट से जूझ रहे हर देश को यह दिखाती है कि सवाल यह नहीं है कि आप खुद को बचा सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप इसके लिए आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं। इस सवाल का जवाब इजराइल ने भूमध्य सागर को ऊपर की ओर बहा कर दिया है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं, जिनमें इंसान की सूझबूझ नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। और आपके लिए एक सवाल है, अगर कल आपके देश में पानी का संकट आ जाए, तो क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार में इतना साहस होगा कि वह $300 मिलियन इस तरह के साहसिक कदम पर खर्च करे, या वे बस बारिश का इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।